है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस RS पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे वन एवं वनस्पति टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो काफ़ी क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम आगे के सवालों को देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला सवाल हमारा। तो पहला क्वेश्चन है कि माउंट आबू के आसपास जहाँ पर वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है वन पाए जाते हैं। यानी कि माउंट आबू के आसपास जहाँ पे 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उससे अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, या फिर अर्ध शुष्क पतझड़, या उष्ण कटिबंधीय कंटीली या कटीली। अब होता क्या है कि हमसे बात कर रहा है, देखिए बरसात कितनी हो रही है, 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा, यानी कि वैसे ही शुष्क क्षेत्र तो आएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा और ये ऑप्शन कट जाएगा आपका। अब यहाँ पे बचता है आपके माउंट आबू। अब यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से क्या है, कॉमन सेंस लगाकर आप ऑप्शन को क्या एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपके 2। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये वन जो है टोटल वन क्षेत्र के मात्र 0.39% पर क्या है, ही पाए जाते हैं, यानी बहुत कम पाए जाते हैं ये वन। इन उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सघन वनों का विस्तार मुख्यतः कहाँ पर है? सिरोही का जो आबू पर्वतीय क्षेत्र है वहीं पर अधिक पाया जाता है। कहाँ पर? सिरोही के आबू पर्वतीय क्षेत्र में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 150 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा है यहाँ पर, और इनका जो योगदान है, यानी ये जो वन है राजस्थान के जो क्षेत्रफल है वन का, उसके 0.39% के आसपास में ही पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम है आपके, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये है आपके डिक्लिप्टेरा आबू एंसिस। तो ये वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर, ये आपको नाम याद रखना है इसका, आबू एंसिस। तो इसको आबू से याद रख सकते हो आप कि कहाँ पर है ये, आबू पर्वतीय क्षेत्र में। और इसको अंबरतरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? अंबरतरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस वनस्पति का नाम भी क्या है पूछा जाता है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके जो उपोष्ण सदाबहार वन है, यानी कि जो आबू पर्वतीय क्षेत्र सिरोही का, वहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो एक ही बात है, उप उष्ण कह लीजिए या उपोष्ण कह लीजिए, एक ही बात है। सिरोही, उदयपुर, आपके बांसवाड़ा या झालावाड़। तो अभी हमने डिस्कस किया कहाँ पर पाए जाते हैं, सिर्फ सिरोही में पाए जाते हैं इस तरह के वन। और यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना कि जैव विविधता जो है वो अधिक पाई जाती है यहाँ पर, क्योंकि देखिए सघन वनों का क्षेत्र है। निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? केलवाड़ा, कोलायत, आबू या सूरतगढ़। तो जो उपोष्ण कटिबंधीय का नाम अगर आपको कहीं दिख जाए, यानी ये आपको दिख जाए ना कहीं भी उपोष्ण, तो इसका लगा देना आप सिरोही। सिरोही का भी कहाँ पर? ये जो आबू पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है इसको। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? कौन सी घास की बात कर रहा है? खस की। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली, अलवर, या फिर आपके अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़, या फिर सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। हमसे कौन सी घास की पूछ रहा है? खस की। तो जो खस घास उत्पादित होती है वो है आपके सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। कहाँ पे? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। तो खस की घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है इसकी जड़ों से? सुगंधित तेल। और इत्र और शरबत बनाने के काम में आता है। क्या बनता है? इत्र और शरबत। यह घास मुख्यतः आपके भरतपुर, डीग, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में क्या होती है? उत्पन्न होती है। इस घास के तनों से क्या बनाई जाती है? टाटियाँ, पर्दे बनाए जाते हैं। कमरों में खुशबूदार और ठंडा करने के लिए इस घास का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए कितने उपयोग है इस घास के। तो एक सुगंधित घास है ये, और ये सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। अब देखिए डीग का नाम और ऐड हो गया, क्योंकि डीग पहले भरतपुर में याद आता, अब अलग से जिला बन गया तो इसमें डीग का नाम भी शामिल कर दिया। तो भरतपुर, डीग, टोंक और सवाई माधोपुर। अब देखिए इसका यूज़ जो है
इस घास की जड़ों का यूज़ किस में किया जाता है? सुगंधित तेल निकाला जाता है। और जो तने हैं उससे क्या बनाई जाती है? टाटियाँ, जिसको क्या करते हैं? पर्दे बनाए जाते हैं। और शरबत और इत्र बनाने में उपयोगी है। तो देखिए अब एक बार हम कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो कुछ महत्वपूर्ण घास की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे कि बीकानेर में है कौन सी? बुर। इसके बाद हम बात करते हैं मोचिया। कौन सी? मोचिया। ये कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक? ताल छापर, जो कहाँ पे? आपके चूरू में। तो ये याद रखना है आपको। फिर तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम खस। तो आपके सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। इसके अलावा डीग, ये भी आप याद कर लेना। अब देखिए इसकी विशेषताएं हमने सारी देख ही ली। इसके बाद बांस, तो इसको भी क्या मानते हैं? घास। क्या है? अब बांस यानी कि इसका जो वैज्ञानिक नाम और बता देती हूँ मैं। बम्बूसा वल्गरिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? बांसवाड़ा में। तो देखिए बांस से बांसवाड़ा, इस तरीके से आप याद रख लो इसको। फिर हम बात करते हैं सेवण या लीलोन घास की। ये पाई जाती है जैसलमेर में। तो इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? जैसलमेर। और ये काम क्या आती है? आपके दुधारू जो पशु होते हैं उनके चारे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुधारू पशुओं के चारे के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बताया था मैंने आपको कि गोडावन की शरण स्थली भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? गोडावन की शरण स्थली। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये है 3, ये 4 और ये 5। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इसको। बीकानेर में आपके बुर है, तो देखिए बीकानेर ब से याद रख सकते हैं आप इसको। मोची आपके ताल छापर चूरू में। इसके अलावा खस आपके सवाई माधोपुर, भरतपुर, डी टोंक में। बांस आपके बांसवाड़ा में। इसके अलावा जो है जैसलमेर में कौन सी? सेवन या लीलोन। अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। तो अगला सवाल है, कमरों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए कौन सी घास का उपयोग किया जाता है? किस घास का? अभी हमने बात ही कर लिया था कि भाई कमरों को ठंडा रखने, आपके इत्र बनाने के लिए किन का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके खस घास का। किसका? खस का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने के काम में आता है? देखिए कितने तरीक़ों से सवाल पूछा गया है। तो जितनी विशेषताएँ, हर एक विशेषता से सवाल बन सकता है। अब हमसे बात करें पर्दे बनाने में यूज़ का, तो किसका यूज़ किया जाता है? अभी हमने देखा क्या नाम लिख रहा था वहाँ पे? आपके टाटिया। तो इस नाम से भी पूछ सकता है। अगला है, राजस्थान में खैर वनीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? खैर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। आपके बीकानेर, बाड़मेर, कोटा सवाई माधोपुर, जालौर सिरोही या फिर अजमेर भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो खैरवन राजस्थान के दक्षिणी पठारी भाग में। जैसे कि कौन सा भाग? पहले तो ये याद रखना है आपको, दक्षिण पठारी भाग, जैसे कि झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़, सवाई माधोपुर जिलों में फैले हुए हैं। अगला सवाल है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से जिले में मिलता है। तो देखिए 3rd ग्रेड का जो पेपर हुआ था मैथ साइंस का, उसमें सवाल पूछा गया था 2023 में, जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था रीट का, उसमें कि जो अर्जुन का वृक्ष है प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? जालौर, जैसलमेर, झालावाड़ या फिर जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झालावाड़, ऑप्शन नंबर 3। तो अर्जुन का वृक्ष सामान्यतः राजस्थान में कहाँ पे? भवानी मंडी, झालावाड़ में क्या है? बहुतायत से मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है अर्जुन का वृक्ष? ये मिलता है आपके भवानी मंडी, झालावाड़, भवानी मंडी, झालावाड़। अगला सवाल है, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए होता है? किसके लिए? बीड़ी बनाने के लिए। सागवान का, ढोकड़ा का, सालर का या तेंदू का। तो देखिए कई जो है एग्ज़ाम्स में सवाल पूछा गया है इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर है आपका तेंदू। क्या हो जाएगा? यानी कि जो तेंदू की पत्तियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है आपकी बीड़ी बनाने में। किस में किया जाता है? बीड़ी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और सर्वाधिक ये कहाँ मिलता है? आपके जो वागड़ क्षेत्र है वहाँ पर। इसका जो फल होता है इसको कहते हैं टिमरू। क्या कहते हैं इसके फल को? इसके फल को कहा जाता है आपके टिमरू।
तो ये आपको याद रखना है। किसको? फल को क्या कहा जाता है? टिमरू। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तेंदू वागड़ क्षेत्र में इन्हें टिमरू, वागड़ का चीकू इन नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। वागड़ का चीकू, टिमरू। अब इसकी जो पत्तियां हैं, तेंदू वृक्ष की पत्तियों से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। उदयपुर, सलूम्बर, बारा, डूंगरपुर, कोटा, चित्तौड़, झालावाड़ और बांसवाड़ा में जो है ये वृक्ष मिलता है। इसकी जो पत्तियां हैं, इसका आधा भाग हमारे राज्य के प्रमुख बीड़ी उद्योगों में क्या है? उपभोग कर लिया जाता है। यानी कि इसका इस्तेमाल किस में होता है? आपके जो बीड़ी उद्योग है वहाँ पर, यानी कि बीड़ी बनाने में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है। ये बात आप याद रखना, क्या कि पत्तियों का इस्तेमाल होता है बीड़ी बनाने के लिए। वैसे तो आपने देखा ही होगा, तो इसलिए इसमें इतना कुछ खास बात है नहीं। किसका? पत्तियों का। चलो अगला सवाल देखते हैं अब हम। राजस्थान के कौन से ज़िले में तेंदू पत्ती का उत्पादन नहीं होता? अब हमसे यहाँ पे क्या पूछ लिया है? नहीं होता। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रखना कि पूछा क्या है। उदयपुर, सिरोही, बारा और झालावाड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिरोही। कहाँ मिलता है अब ये तेंदू? ये मिलता है आपके उदयपुर हो गया, डूंगरपुर, आपके बांसवाड़ा, कोटा, इसके अलावा चित्तौड़। तो ये जो दक्षिण का इलाका है यहाँ पर क्या मिलता है? तेंदू वृक्ष। अब देखते हैं अगला सवाल। तो ये हमने बात ही कर ली थी इनकी। अगला सवाल है, राजस्थान में तेंदू वृक्ष के लिए प्रमुख जिला कौन सा है? अब हमसे क्या पूछ लिया है कि तेंदू वृक्ष के लिए प्रमुख जिला बताइए। हनुमानगढ़, सीकर या फिर आपके भरतपुर या झालावाड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके झालावाड़। तो हमें पता है कि तेंदू का वृक्ष कहाँ मिलता है? आपके दक्षिण में। कहाँ मिलता है? दक्षिण में। अब आप देखिए यहाँ पे मैं हनुमानगढ़, सीकर और भरतपुर दिया, तो वैसे ही नहीं होगा ये। तो इस तरीके से भी आप टिक कर सकते हो आंसर। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? किस वृक्ष से चारकोल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बबूल। फेबेसी परिवार का वृक्ष के वृक्ष से क्या होता है? आपके चारकोल बनाया जाता है। किससे? बबूल से। किससे? बबूल से। इसे आमतौर पर गम अरबी के पेड़ के रूप में जाना जाता है। इसको भी आप याद रखना। यह एक दृढ़ लकड़ी का पेड़ होता है। कैसा होता है? कठोर लकड़ी होती है। अब देखिए ये तो इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना घनत्व होता है और क्या है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है? कौन सी घास? सेवन। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं सेवन घास के बारे में। तो कहाँ पर पाई जाती? तो हमसे पूछ रहा है कि किस ज़िले में पाई जाती है। तो ये आपके पाई जाती है जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में विस्तृत रूप से। सर्वाधिक कहाँ पे? जैसलमेर। अल्प वर्षा में कैसे, यानी कम बरसात में उगने वाली कैसी? पौष्टिक सेवन घास। इसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तानी घासों का राजा। क्या बोलते हैं? रेगिस्तानी घासों का राजा। जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी भाग में 60 मीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई है। यह घास मरुस्थलीकरण पर प्राकृतिक रूप से क्या लगाती है? रोक लगाती है। तो देखिए इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। मतलब इस तरह स्टेटमेंट बना के कि भाई प्राकृतिक रूप से जो मरुस्थलीकरण है उस पर क्या लगाती है? रोक लगाती है। अल्प वर्षा में उगती है, तो पश्चिमी राजस्थान में वैसे ही कम बारिश होती है, तो इसलिए इस तरीके से स्टेटमेंट बन सकते हैं इस घास पर। अगला है सेवन क्या है? तो हमें पता है क्या है? एक घास है। क्या है? एक घास है। और जो कैसे उगती है? कम वर्षा में। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, कौन सा जोड़ा गलत है? घग्गर नाली, सेवन घास अलवर, संगमरमर नागौर और मलवा बाढ़ बाड़मेर। तो इसमें जो गलत जोड़ा है वो आपके सेवन घास, क्योंकि सेवन घास कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। तो हम इसको डिस्कस ही कर चुके हैं। कहाँ पे? आपके जैसलमेर। मुख्यतः कहाँ है ये? जैसलमेर में। अगला सवाल, कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? क्या पूछ रहा है हमसे? झाड़ी का एक प्रकार नहीं है। तो देखो
2024 में पूछा गया सवाल है, लाना, अरना, फॉग या धामण। तो हमने बात की थी धामण क्या है, एक घास है। क्या है, घास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। मवेशियों की जीविका का मुख्य आधार, धामण, ट्राइडॉक्स घास आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अलावा उदयपुर क्षेत्रों में प्रचुरता से उगती है। कहाँ पर उगती है, उदयपुर क्षेत्र में प्रचुरता से। अगला सवाल देखते हैं हम, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी, नीम, पलाश या फिर पारस, पीपल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पलाश। क्या बोलते हैं इसको, जंगल की ज्वाला। उष्णकटिबंधीय या जो शुष्क पर्णपाती वन के पलाश, इसको क्या बोलते हैं आपके, ढाक। इस वृक्ष को कहा जाता है जंगल की ज्वाला। इसे देहाती भाषा में खाकरा भी कहा जाता है। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, क्या कहा जाता है इसको देहाती भाषा में, खाकरा। इसके पेड़ से आपकी गोंद, दोने पत्तल बनाने के, बड़े पत्ते, बिना कांटों वाली नर्म जलाऊ घरेलू लकड़ियाँ, इसके जड़ से रंगाई पुताई करने की कूचियाँ इसी के नरम रेशे से प्राप्त होती हैं। अब देखिए कई सारी चीज़, जैसे पेड़ से गोंद हो गया, दोने पत्तल बनाने के लिए बड़े पत्ते इससे मिल जाते हैं। इसके अलावा बिना कांटों वाली जो नर्म जलाऊ घरेलू लकड़ियाँ मिल जाती हैं। जड़ से रंगाई पुताई के लिए कूचियाँ इसके नरम रेशे से मिल जाती हैं। फाल्गुन महीने में, क्या कह रहा है, जो फाल्गुन का महीना है इसमें क्या आते हैं, फूल आते हैं। फाल्गुन में फूल, जिसको पानी में गलाने से कुदरती केसरिया रंग मिलता है। कैसा रंग मिलता है आपके, केसरिया रंग। कैसा रंग मिलता है आपके, केसरिया, केसरिया रंग। पलाश मुख्यतः आपके अलवर, अजमेर, ब्यावर, सलूम्बर, खैरतल तिजारा, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, जालौर, टोंक आदि जिलों में पाए जाते हैं। देखिए आपको मुख्यतः याद रखने होते हैं, इतने जिले याद रखने की आवश्यकता है नहीं आपको। तो अगर बात करें कि सर्वाधिक कहाँ पे, तो राजसमंद में। कहाँ पे, राजसमंद। कहाँ पे, राजसमंद में। ये आपको याद रखना है। और क्या बोलते हैं इसको, आपके जंगल की ज्वाला। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं कि इसके फूलों से क्या होता है, प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं इसके फूलों से, प्राकृतिक रंग। ये पॉइंट आपको याद रखना है, किससे, इसके फूलों से। यह वन आपके पथरीले पठारी क्षेत्र के साथ कंकड़ वाले मैदानी क्षेत्र में भी मिलते हैं। तो क्या याद रखना है, ये जो वन है आपके पथरीले पठारी क्षेत्र के साथ कंकड़ वाले मैदानी क्षेत्र में भी मिलते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। चलो अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला है, राजस्थान में पलाश वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनको ध्यान से पढ़ा कीजिए। और देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है, पलाश वन के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपके। सही नहीं है का मतलब गलत है। यह वन अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह वन आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के उप प्रकार है। इसके अलावा यह वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ पर धरातल क्या है, कठोर है, पथरीला है। और यह वन राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्र में। अब यहाँ पे क्या लिख दिया इसने, केवल लगा दिया, यहाँ पे केवल लगा दिया, इसलिए ये क्या हो गया, स्टेटमेंट आपका गलत। हमने क्या पढ़ा था, पथरीले पठारी क्षेत्र के साथ कहाँ पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं कंकड़ वाले मैदानों में भी। कहाँ, कंकड़ वाले मैदानों में भी, मैदानों में भी। तो इस तरीके से आपको है कीवर्ड्स पे फोकस रखना है। यहाँ पे क्या दे दिया इसने, केवल, तो इसलिए स्टेटमेंट हो गया गलत। अगला सवाल है, राजस्थान में पाए जाने वाले पलाश के वनों की विशेषताएं। देखिए 2024 में पूछा गया है आपके, तो इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। और देखिए पशु परिचर के एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन देखिए किस तरीके से स्टेटमेंट के पैटर्न में इसको पूछा है। पहला है आपके, हमसे पूछ रहे कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ का धरातल कैसा है, पथरीला और कठोर। तो देखिए हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है, यानी एक हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपके।
ये पहाड़ियों के उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जब पठारी भूमि उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात है ये भी आपके। देखिए यहाँ पे हमें केवल नहीं दिया, यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, ऊपर केवल, इसलिए स्टेटमेंट हो गया गलत। तीसरा, इस प्रकार के वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे दिया गया केवल माउंट आबू क्षेत्र, तो ऑप्शन 3 का जो स्टेटमेंट है आपका तीसरा, ये हो जाएगा गलत। अब चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, ये वन मैदानों में भी पाए जाते हैं, मैदानों में भी पाए जाते हैं जहाँ क्या है, कंकड़ है और मृदा कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका सही, यानी कि 1, 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर, और अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में पलाश में वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं। हमें बताना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये वन कौन से जिलों में, जिले पूछ रहा है हमसे यहाँ पर। अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारां, सवाईमाधोपुर, नागौर, जालौर, भरतपुर, बारां, या फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर 1। देखिए हमने पढ़ा था कि जो पठारी क्षेत्र हैं उनके अलावा मैदानों में भी इस तरह के वन मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अलवर, अजमेर, ये भी इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद। अगला है हमारा क्वेश्चन, राजस्थान में पलाश के वन निम्न में से किस वन के एक उप प्रकार हैं। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछ लिया कि ये जो पलाश के वन हैं ये कौन से वनों के उप प्रकार हैं आपके। तो अभी हमने पढ़ ही लिया था, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर 2। 2024 में पूछा गया सवाल है। देखिए 2024 के क्वेश्चन जो है मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके के जो है सवाल बन रहे हैं, किस पैटर्न पे बन रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज है, वन लाइनर है, इजी, मॉडरेट, या किस तरीके से सवाल बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप फोकस रखो कि प्रेजेंट टाइम में जो है सवालों का लेवल क्या चल रहा है। निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था अकेसिया कटेचू का मुख्य उत्पादक है। किसका, कत्थे का। आपके उदयपुर चित्तौड़ है, भरतपुर अलवर है, बांसवाड़ा या बारां है, या सीकर और हनुमानगढ़ है। तो कत्था जो है आपके उदयपुर में होता है, उदयपुर चित्तौड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। किसकी बात कर रहे हैं हम, कत्था। खैर वृक्ष के तने, कौन सा, खैर वृक्ष के तने की छाल से, किससे, आपके छाल से। एक ही आपको याद रखना है। इससे क्या बनाया जाता है, कत्था बनाया जाता है। राज्य में कत्थे को हांडी प्रणाली से तैयार किया जाता है। किससे, हांडी प्रणाली से इसको तैयार किया जाता है। और इसका उत्पादन कहाँ होता है आपके, इसके उत्पादन की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़, बूंदी हो गया आपके, भरतपुर और डीग। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है। और जयपुर जिलों में भी किसका, कत्थे का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है। सागवान, खैर, सालर या खेजड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, खैर। यानी कि जो खैर वृक्ष है उसके तने की किससे, छाल से क्या बनाया जाता है, कत्था। और कौन सी जनजाति बनाती है, कथौड़ी। कौन सी, कथौड़ी जनजाति। ये भी आप याद रख लेना इसको। तो देखिए सेम नाम है, कथौड़ी, कत्था। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना। अगला सवाल है, निम्न जिलों में कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है। अब क्या पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हमसे। बीकानेर, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़। तो हमने कहीं अपने पश्चिमी राजस्थान के ज़िले तो देखे ही नहीं थे इसमें, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा इससे बाहर। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती। यानी किसको मुख्य वन उपज के तौर पर नहीं माना जाता। इमारती या गोला लकड़ी, ईंधन लकड़ी, बांस या तेंदुपत्ता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तेंदुपत्ता। तो मुख्य उपज किसको मानते हैं फिर, तो देखिए इमारती लकड़ी को, ईंधन की लकड़ी को, और गौंड किसको मानते हैं, तेंदुपत्ता, महुआ, आंवला, इन सबको। अगला सवाल है, बीड़ पाए जाते हैं आपके कोटा, बूंदी, सिरोही में, जयपुर, अलवर, टोंक में, सीकर, जोधपुर या बीकानेर में, या भीलवाड़ा, अजमेर और पाली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर 3, सीकर, जोधपुर और बीकानेर।
तो देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, स्थानीय जो घास के मैदान हैं और चारागाह जो होते हैं उनको हम बोलते हैं बीड़। क्या बोलते हैं? बीड़ या ओरण बोलते हैं। तो बीड़ के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है कि जो आपके बीकानेर हो गया, जोधपुर, फलौदी, सीकर, झुंझुनू व चूरू जिलों में जो स्थानीय घास के मैदान हैं और जो चारागाह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बीड़। तो मोस्टली सीकर का नाम आता है, तो इसलिए आप याद रखना इसको क्या कहा जाता है? बीड़। क्या होते हैं ये? चारागाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बीड़ का स्थानीय नाम क्या है? तो अभी हमने डिस्कस किया, क्या है? चारागाह। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है? मतलब कि किसको हरा सोना कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आपके बांस को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना। हरा सोना। इस पेड़ का उपयोग आपके कागज़, टोकरियाँ, चारपाई, लाठी आदि बनाने में किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? बांस का इस्तेमाल आपके कागज़, आपने देखा होगा, टोकरियाँ वगैरह, चारपाई में, लाठी, इन सब बनाने में किया जाता है। और ये जो वृक्ष है मुख्यतः कहाँ पर? इसको बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, सलूम्बर, कोटा तथा सिरोही जिलों में मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये क्या है? एक घास का प्रकार है। क्या है? एक घास। नेक्स्ट, बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू या जैसलमेर? तो देखिए CET 2024 में पूछा गया सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कहाँ पर पाया जाता है? मुख्यतः बांसवाड़ा। राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का सोर्स नहीं है? आपके बबूल, बांस, नीम या पीपल? तो बांस से जो है गोंद नहीं मिलती है। आपके पीपल से, नीम, खेजड़ी, बबूल, ढाक आदि वृक्षों के चिपचिपे रस से, क्या? चिपचिपे रस से गोंद प्राप्त किया जाता है। और इसके लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? आपके चौहटन। कौन सा? आपके चौहटन क्षेत्र, जो कहाँ पे पड़ता है? आपके बाड़मेर। और ये गोंद उत्पादन के लिए क्या है? वर्ल्ड फेमस है। क्या है? आपके विश्व प्रसिद्ध। कौन सा? आपके चौहटन, बाड़मेर। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये भी सीधा सीधा सवाल कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? यानी कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है आपके? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क है, कटीली वनस्पति मिलती है, मरुस्थलीय है, लेकिन उष्णकटिबंधीय तर पतझड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले पेज पर। तो देखिए राजस्थान में जो कौड़धारी वन है, अल्पाइन वन हो गए, ज्वारीय वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय तर वनस्पति नहीं मिलती। तो इसके साथ साथ आप ये भी याद रखो, कौड़धारी वन हो गए, कहाँ मिलते हैं? ये ठंडे वाले क्षेत्र में। अल्पाइन वन, ज्वारीय वन, सदाबहार नहीं मिलते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते? देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है। अपने ज्वारीय वन आपके, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, शुष्क पर्णपाती वन या उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। तो अभी हमने देखा कौन कौन से वन जो है नहीं पाए जाते। कौड़धारी वन नहीं पाए जाते आपके, और इसके अलावा ज्वारीय वन नहीं पाए जाते। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ज्वारीय वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला है, अमृता देवी मृग वन स्थित है। अमृता देवी जो मृग वन है कहाँ पर है? ये है आपके खेसजली, जोधपुर। तो ये तो देखिए सभी को पता होगा उनका संबंध कहाँ से था। विश्नोई संप्रदाय जो वनों की रक्षा के लिए जाना जाता है। तो देखिए जो विश्नोई संप्रदाय है उसको किसके लिए जाना जाता है? वनों की रक्षा के लिए। कि अमृता देवी ने क्या 1730 में, कब? 1730 में आपके जोधपुर जिले में जो खेसजली गांव है वहाँ पे वृक्षों की रक्षा के लिए क्या किया था? इन्होंने अपने प्राण दे दिए थे। विश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका खड़ाना कहलाता है। क्या कहते हैं इस बलिदान को? साका खड़ाना। ये नाम आप याद रखना। उल्लेखनीय है कि यहाँ हर साल विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला इनके शहीद दिवस और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, मनाया जाता है।
हर साल 12 सितंबर को, कब? 12 सितंबर को खेजजली दिवस। तो ये देखिए पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है खेजजली दिवस? खेजजली दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 12 सितंबर, 12 सितंबर। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना आप। और पहला कब मनाया गया था? पहला मनाया गया था 12 सितंबर 1978। तो ये आप याद रखना इसको। और ये जो बलिदान दिया था इसको किस नाम से जाना जाता है? साका खड़ाना के नाम से। यहाँ पे हर साल वृक्ष मेला लगता है, जो कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजजली आंदोलन किसके लिए हुआ था? हमसे पूछ रहा है कि ये आंदोलन जो है किस लिए किया गया था? जल संरक्षण के लिए था, वनों के संरक्षण के लिए था, नदियों के संरक्षण के लिए था, या फिर मृदा के संरक्षण के लिए था? तो ये था आपके वन संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का एक भाग बन गया है? गुर्जर, सहरिया, विश्नोई या मीणा? तो देखिए सबको पता है जो विश्नोई समाज है वो आपके वन संरक्षण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो ये हम पढ़ ही चुके हैं आपके। कहाँ पे मनाया जाता है? खेजजली गांव। कहाँ पे पड़ता है आपके? जोधपुर। कहाँ पे? जोधपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, अमृता देवी उनकी 3 बेटियों या 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? तो किसने दिया था? जोधपुर। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा राजा था, कौन सा शासक था। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना उनका नाम, जिसने जो है ये आदेश दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये बलिदान हुआ। अगला सवाल है, अमृता देवी विश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ग्रामीण विकास के लिए, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, भगत आंदोलन या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए? तो ये प्रसिद्ध हैं खेजड़ी के जो पेड़ थे उनको बचाने के लिए। अगला सवाल है, देखिए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्थापित राज्य का सबसे प्रतिष्ठापूर्ण वानिकी पुरस्कार कौन सा? सबसे प्रतिष्ठापूर्ण जो वानिकी पुरस्कार है उसको किस नाम से जानते हैं? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। 1994 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार वृक्षों को बचाने के लिए प्राण देने वाली शहीद जो अमृता देवी हैं उनकी स्मृति में दिया जाता है। किसकी स्मृति में? अमृता देवी की स्मृति में। पुरस्कार का नाम क्या है? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। और कब से दिया जाता है? 1994 से, 1994 से। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला है, अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की गई थी? आपके 1995-96 में शुरू किया गया था इसको, 2007 में, 92-93 में, या फिर आपकी 2001 और 2 में? कब शुरू किया गया था? क्या है नाम? अरावली वनारोपण योजना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1992-93 में। अरावली वृक्षारोपण परियोजना क्या है? ये वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1992 से, कब? 1 अप्रैल 1992 से शुरू की गई। यह परियोजना क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला में जो वनों के पुनर्वास पर आधारित है। जापान के आपके OECF, ओवरसीज़ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड, क्या? ओवरसीज़ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड के सहयोग से शुरू की गई। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। इस परियोजना में राजस्थान के 10 जिले, कौन से आपके? 10 जिले। तो 10 के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। अलवर हो गया, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही।
में क्या है आपके पर्वतीय वनों के पुनर्वास का कार्य किया गया था। और यह योजना कब पूरी हो गई थी आपकी? 31 मार्च 2000 को पूरी हो गई थी। कब हो गई थी? 31 मार्च 2000। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कब शुरू हुई थी। इसमें 10 जिले शामिल हैं। कितने जिले हैं इसमें? तो इसमें 10 जिले शामिल हैं। कब से शुरू हुई ये ज़रूर याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है कई बार। और इसके अलावा इसमें सहयोग किसका था? इसमें सहयोग था आपके जापान। तो ये पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। क्या है? अरावली वृक्षारोपण परियोजना। देखिए अभी भी एक अरावली को लेकर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो आपको बताना है, इसको भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है इस टाइम। देखिए मेंस के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें सवाल पूछे जाते हैं अरावली से रिलेटेड भी। नेक्स्ट, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जिला नहीं है इसमें, तो इसमें अजमेर नहीं है आपके, सीकर है, पाली है, नागौर है, अजमेर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन कौन से ज़िले हैं? अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। देखिए शेखावाटी की भी अगर बात करें तो इसमें कौन से हैं? सीकर है, इसके अलावा इसमें क्या है आपके? झुंझुनू है। चूरू आ जाए तो काट देना, क्योंकि चूरू इसमें शामिल नहीं है, इसको हटा देना। तो इस तरीके से आप याद रखा करो। नागौर, पाली है, टुकड़ों में याद रखा करो। इसके अलावा क्या है? अलवर, जयपुर है, तो सीकर, झुंझुनू है। इसके अलावा अलवर, जयपुर है आपके, क्या है? अलवर, जयपुर है इसमें। इस तरह टुकड़ों में दो, इस तरीके से, फिर इस तरीके से आप इनको याद रखा करो। इससे क्या रहता है? इससे भूलते नहीं है, सीधा याद रहता है और ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जैसे कि अब नागौर, पाली को एक साथ याद रख लो, नागौर, पाली। तो इस तरीके से आप इनको याद रखना। फिर क्या बचता है आपके? उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा व सिरोही। फिर आपके सिरोही, क्या है आपके? सिरोही। फिर देखिए कितना ही बचता है। फिर आपके उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा, 3 दक्षिण के आपके ज़िले बचते हैं, उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा। तो इस तरीके से आप याद रखा करो। अगला सवाल है, कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? हमें वनस्पतियों के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है। ब्राह्मी, अर्जुन, ग्वारपाठा या फिर अश्वगंधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अश्वगंधा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। विदानिया कुल के अश्वगंधा पौधे, कौन सा कुल है इसका? विदानिया कुल के अश्वगंधा पौधे का इस्तेमाल आपके आयुर्वेदिक उपचार में किया जाता है। इसमें एंटी ट्यूमर और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। कौन से? एंटी ट्यूमर और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका यूज़ जो है जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उसमें किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO या फिर JICA। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? JICA, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? जीका, यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। इसकी आर्थिक सहायता से इसको अप्रैल 2003 से लागू किया गया था। वही देखिए इसमें वृक्षारोपण, अब बात किसकी हो रही? वानिकी और जैव विविधता परियोजना। तो वृक्षारोपण हो गया, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण हो गया, भूजल संरक्षण कार्य हो गए। इसके अलावा इसमें और किसकी बात की जाती है? गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन के कार्यों की क्या की जाती है? इस तरह के कार्य किए जाते हैं। और इसका पहला चरण 2008 में पूरा हो गया था। तो देखिए ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? देखिए यहीं पर ही आ जाएंगे वैसे सवालों में ही हमारे सारे जो विशेषताएं हैं।
तो हमने पढ़ा वृक्षारोपण है, जैव विविधता का संरक्षण करना, जल का संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, आजीविका संवर्धन, लेकिन बाढ़ नियंत्रण इसमें शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जीका के सहयोग से चलाई जा रही है? तो जस्ट अभी हमने पढ़ा कौन सी परियोजना है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। अगला सवाल है, कौन सा कथन असत्य है? जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल सही बात है ये तो। केसर बाग जो है आपके कहाँ पर है? वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में। तो बिल्कुल ये बात भी सही है आपके। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को हम क्या कहते हैं? मानसून वन। क्या कहते हैं? मानसून वन। तो ये बात भी सही है। कैसे? अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं उनको। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है। अब यहाँ पर दिया गया है कल्प वृक्ष क्या है? रोहिड़ा है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपके गलत, क्योंकि कल्प वृक्ष किसको कहते हैं हम? खेजड़ी वृक्ष को। किसको कहते हैं? खेजड़ी वृक्ष को। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, रखत, कांकड़, डांग और रूद ये सभी क्या हैं आपके? वनों के संरक्षण से संबंधित हैं, त्योहारों के नाम हैं, प्राचीन शिलालेखों के नाम हैं, या फिर स्त्रियों के गहने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। रखत किसको बोलते हैं? बिना जुता हुआ खेत। कांकड़ किसको? खेतों की परिसीमा जिसमें व्यापक पेड़ लगे हों उसको क्या कहते हैं? कांकड़। और रखत किसको कहते हैं? बिना जुते हुए खेत को। डांग और रूद ये सभी क्या है? वनों के संरक्षण से संबंध है इनका। किससे संबंध है? वनों के संरक्षण से। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, कौन सा? राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, या फिर पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। देखिए इस तरह डेज के नाम जो डेट होती है उनको भी पूछते हैं कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है, ओजोन परत का संरक्षण दिवस हम कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। अब देखिए इससे याद रखना है आपको पर्यावरण संरक्षण, और पर्यावरण दिवस कब आता है आपके? 5 जून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ किया गया था 2012 से इसको दिया जा रहा है, और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या किए जाते हैं? प्रदान किए जाते हैं। संस्था वर्ग में देखिए इसमें 5 लाख रुपए, नगर पालिका 3 लाख, और व्यक्तिगत वर्ग में इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 5-3-2 और 5 जून को ये 5 जून से क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस पर दिए जाते हैं। अब 5 जून से याद रखिए सबसे पहले 5 लाख, फिर 3, फिर 2। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये तो सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका? राइट आंसर। अब यहाँ पर कुछ दिवस दिए गए हैं, हमें देख लो एक बार। 5 जून क्या है आपके? विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस से क्या? विश्व पर्यावरण दिवस है आपके 5 जून, और इस दिन पे क्या दिए जाते हैं? राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण। और जो 52वां विश्व पर्यावरण दिवस 2025, इनकी थीम क्या थी इसकी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। तो ये भी इस तरह थीम पूछी जाती है इनकी, तो इसको याद रख लेना। कौन सा था इस बार? 52वां। और थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। पृथ्वी दिवस कब आता है? अप्रैल पृथ्वी क्या आता है आपके? पृथ्वी दिवस। इसके अलावा आपके जल दिवस कब आता है आपके? मार्च। जैव विविधता दिवस कब आता है? 22 मई। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। क्या आता है? 23 मार्च। 22 मार्च को क्या आता है? जल के बाद किसकी बात करेंगे अगले दिन? मौसम की। किसकी? मौसम की। और ओजोन दिवस आता है आपका 16 सितंबर को। कब आता है? 16 सितंबर को। तो इस तरह आप याद रखना। पहले देखिए 22 मार्च को क्या है? ये है आपके जल दिवस। और 23 मार्च को क्या है? 23 मार्च को है आपके मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। मौसम विज्ञान दिवस।
तो ये याद रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो जस्ट अभी हमने देखा कब, 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपके, ओजोन दिवस। इसके अलावा 5 जून को क्या था आपके, विश्व पर्यावरण दिवस। और इस बार की थीम क्या थी कि भाई जो प्लास्टिक है उसके प्रदूषण को खत्म करना। अगला सवाल है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा, विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल या फिर 13 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा आपके 22 मई। अगला है, राजस्थान का पहला पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है। क्या है, पारिस्थितिकी मित्र संभाग, उदयपुर, माउंट आबू, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, माउंट आबू। क्या हो जाएगा आपके, माउंट आबू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो पारिस्थितिकी है उसके संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। जैविक पर्यटन नीति, इको टूरिज्म नीति, संरक्षणात्मक पर्यटन नीति या फिर आपके सुरक्षित पर्यटन नीति। तो देखिए, इको टूरिज्म, इको मतलब आपके इकोलॉजी, टूरिज्म नीति, यानी कि ये पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम। राज्य में आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर, राज्य में जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं, उन क्षेत्रों के बाहर जो वन क्षेत्र हैं आपके, उनमें किसको, पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसने, वन विभाग के द्वारा इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई। इसको 4 फरवरी 2010, 4 फरवरी 2010 को इसको क्या किया गया, अनुमोदित। और गजट नोटिफिकेशन कब जारी किया गया इसका, 22 फरवरी 2010। इस पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान इको टूरिज्म विकास सोसाइटी का गठन किया गया। यानी कि इस पॉलिसी का क्रियान्वयन किया जा सके, इसको एग्जीक्यूट किया जा सके, इसलिए क्या बनाई गई, राजस्थान इको टूरिज्म एक सोसाइटी बनाई गई। और क्या नाम रख दिया, राजस्थान इको टूरिज्म विकास सोसाइटी। इसके तहत निम्न इको टूरिज्म साइट्स, अब देखिए साइट्स मतलब जगह, तो कौन कौन सी इको टूरिज्म साइट्स को खोला गया है आपके, मेनाल एवं हमीरगढ़ कहाँ पर, भीलवाड़ा, बस्सी एवं सीता माता चित्तौड़, नाहरगढ़ जयपुर, पंचकुंड अजमेर, सुंडा माता जालौर, गुड़ा विश्नोई जोधपुर, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा, आपके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। तो कौन कौन सी साइट्स हैं आपके, ये कुछ साइट्स के नाम दिए गए, इनको याद रखना आप। अगला है वन उत्पाद और पेड़, वनों के उत्पाद दिए गए और क्या दिया गया, पेड़। हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। इमारती लकड़ी, कोयला, कत्था और बीड़ी। तो देखिए, हमें पता है कि बीड़ी किसके पत्तों से बनाई जाती है, तेंदू। तो डी में आएगा 3। अब देखो डी में 3 कहाँ है, इसमें नहीं है, ये कट गया, इसमें नहीं है, 3 कट गया, इसमें भी नहीं है, 4 कट गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से भी एलिमिनेशन के थ्रू हमारे आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। अब बाकी देख लेते हैं। कत्था किसके वृक्ष से, खैर। इसके अलावा अगर कोयला की बात करोगे तो बी में आ जाएगा आपके 4, किससे, धोकड़ा, यानी कि 4। और बचा इमारती लकड़ी, कौन सी, तो सागवान की फेमस है, तो मोस्टली सबको पता ही होगा। 2 4 1 3, क्या राइट आंसर हो जाएगा, 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इमारती लकड़ी, राजस्थान के वनों से हर साल 25 लाख घनफुट इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। इसका उपयोग, अब देखिए, इमारती लकड़ी का यूज़ रेल के डिब्बे बनाने, जहाज, फर्नीचर आदि के निर्माण में किया जाता है। इनके लिए आप देखिए सागवान हो गया, सालर हो गया, धोकड़ा हो गया, बबूल के वृक्ष अधिक उपयोगी हैं। फिर धोकड़ा की बात करते हैं तो राज्य में जो ईंधन की लकड़ी है, क्या है, ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने में, किसमें, ईंधन की लकड़ी और कोयला बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा धोकड़ा का इस्तेमाल होता है। फिर बात करते हैं हम कत्था की, तो किससे मिलता है, खैर वृक्ष के तने की छाल से क्या बनाया जाता है, कत्था से, किससे, छाल से। राज्य में कत्थे को किस प्रणाली से तैयार किया जाता है, हांडी प्रणाली से। तो ये भी आप याद रखना।
तेंदू की अगर बात करते हैं तो वागड़ क्षेत्र में मिलता है और क्या बोलते हैं इसको, टिमरू। क्या बोलते हैं, टिमरू। और इसकी पत्तियां जो है किस काम में आती हैं, बीड़ी बनाने के काम में आती हैं। और इसका आधा भाग की अगर हम बात करें तेंदू की पत्तियों के आधे भाग की, तो हमारे राज्य के बीड़ी उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुमेलित कीजिए। अब देखिए हमसे सुमेलित करवा रहा है सालर वन, ढाक वन, इसके अलावा सदाबहार, इसके अलावा शुष्क सागवान वन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सालर वन की। तो ये कहाँ मिलते हैं आपके, ये है आपके अलवर, यानी कि ए में आ जाएगा आपके 4। फिर हम बात करते हैं ढाक की, तो ये मिलते हैं आपके चित्तौड़, यानी इसमें आ जाएगा 3। अगर हम सदाबहार वनों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सी में आ जाएगा सिरोही। देखिए स से याद रख सकते हैं आप, सिरोही। शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं, शुष्क सागवान, सागवान आपके बांसवाड़ा, यानी कि 1, 4, 3, 2, 1। तो देखिए 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम आता है। किसमें, शराब बनाने में। बांस, महुआ, सेब या आम। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, महुआ। महुआ जो है शराब बनाने के काम में आता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, मधुका लॉन्गोफोलिया। क्या है, मधुका लॉन्गोफोलिया। इसके जो फूल हैं पीने, बीज तेल निकालने व इसके फलों का इस्तेमाल किया जाता है देशी शराब में, उसको क्या बोलते हैं, मोकड़। तो ये आपको याद रखना है, एक तो देसी शराब और किसका, फलों का इस्तेमाल। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कल्पवृक्ष। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कल्पवृक्ष। तो ये आपको याद रखना है। और अगर राजस्थान का कल्पवृक्ष पूछे तो क्या आएगा आपकी, खेजड़ी। अगर पूछे राजस्थान का कल्पवृक्ष, क्या पूछे राजस्थान का कल्पवृक्ष, तो क्या आएगा आपके, खेजड़ी। और अगर पूछे आदिवासियों का कल्पवृक्ष, क्या है, आदिवासियों का कल्पवृक्ष, तो क्या आ जाएगा आपके, आदिवासियों का कल्पवृक्ष। तो ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। और आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है आपके महुआ को। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब कहाँ पे मिलता है, उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़ आदि जिलों में पाया जाता है क्या, महुआ, यानी कि दक्षिणी जिलों में। अगला सवाल है, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क, कौन सा ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या कोटा। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, कोटा। कौन सा, ऑक्सीजोन पार्क। तो कोटा में 100 करोड़ की लागत से, कितने करोड़ की, 100 करोड़, क्या बन रहा है, ऑक्सीजोन पार्क बनाया जा रहा है। कांग्रेस घास क्या है आपके, एक खरपतवार है, एक फल है, एक उपयोगी घास है या फिर एक परियोजना का नाम है। तो कांग्रेस ये जो घास है ये क्या है आपके, एक खरपतवार है। क्या है, खरपतवार। इसको गाजर घास से स्टोफेट्स भी कहा जाता है। और कहाँ से, अमेरिका से आयातित इस घास से क्या है, जयपुर जिला सर्वाधिक प्रभावित है। कौन सा जिला, जयपुर जिला। कौन सा आपके, जयपुर जिला। इस घास को चर्म रोग एवं अस्थमा का वाहक भी माना जाता है, यानी इससे क्या हो जाता है, चर्म रोग या फिर अस्थमा, इसका क्या माना जाता है, वाहक। और क्या नाम है इसके, गाजर घास, कांग्रेस घास या फिर स्टोफेरस। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। और कहाँ से आए थे, आपके अमेरिका से। JFM इसका पूरा नाम पूछ रहा है हमसे। तो संयुक्त वन प्रबंधन, कनिष्ठ वन प्रबंधन, ज्यूरी वन प्रबंधन या जयपुर वन प्रबंधन, यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फिर जूनियर फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फिर जूरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट या जयपुर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन। भारत में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय वन नीति, कौन सी, राष्ट्रीय वन नीति 1988, जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988, इस पर बेस्ड है। वनों की सुरक्षा और प्रबंधन में जो स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु
क्या किया गया है? साझा वन प्रबंधन क्रियान्वयन राजस्थान में 15 मार्च 1991 से प्रारंभ कर दिया गया था। यानी कि जो वन प्रबंधन है, वनों का मैनेजमेंट है, उसमें क्या हो, जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी क्या हो, आपके सक्रिय सहभागिता। क्या है? सक्रिय सहभागिता। इसलिए क्या है आपके संयुक्त या साझा वन प्रबंध, यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और ये कब से शुरू कर दिया गया था राजस्थान में? 15 मार्च 1991 से। अब अधिकांश क्षेत्रों में वन विकास एवं सुरक्षा का कार्य प्रदेश भर में वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों, किसके द्वारा? जो वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां हैं, यानी वनों की सुरक्षा, यानी विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमिटीज़ के सक्रिय सहयोग से क्या किए जा रहे हैं? संपादित, यानी ये इस कमेटी के सहयोग से ये काम अब किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? यानी कि जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, कब शुरू हुआ था राजस्थान में? 1990 में, 1993 में, 1992 में या 1991 में? तो जस्ट अभी हमने बात की, कब शुरू हुआ था ये? आपके 1991 में। कब? 1991 में। और डेट क्या पढ़ी थी हमने? डेट पढ़ी थी हमने 15 मार्च 1991। तो ये आपको याद रखना है, क्या है? 1991। और भारत में ये कार्यक्रम किस पर बेस्ड है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 जो है 1988, उस पर बेस्ड है। और इसमें क्या है कि जो वनों की सुरक्षा है, उनका प्रबंधन है, उसमें क्या हो, जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी एक तरीके से सक्रिय सहभागिता हो, यानी उनका भी इसमें सहयोग हो। इसलिए एक साझा कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला सवाल है, 2021 में राजस्थान के कौन से ज़िले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अलवर। राजस्थान में अत्यधिक सघन वन कहाँ पर? अलवर। फिर जयपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बूंदी व बीकानेर आदि जिलों में पाए जाते हैं। तो ये हमने काफ़ी सवाल आज डिस्कस कर लिए हैं वन और वनस्पति के। कुछ और सवाल बचे हैं हमारे, तो देखिए कुछ ही सवाल बचे हैं, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे और अगली क्लास में ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। तो देखिए हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं, आप इनको रिवाइज़ करते रहिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे जो है ये PDF वगैरह सभी वहाँ पर ही मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। बाकी जो है इन सवालों को रिवाइज़ करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।